जनवरी 2020 को श्वेता अपने फ्लैट में घरेलू कामों में व्यस्त थी, लेकिन अचानक किसी ने घर की घंटी बजाई और वह चौंक गई। और जब श्वेता ने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने सामने एक व्यक्ति को खड़ा देखा। वह जानती थी कि इसके बाद श्वेता ने उसे अंदर बिठाया, उसका हाल चाल पूछा और फिर श्वेता ने उसके लिए चाय बनाई। लेकिन श्वेता को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो अपना समझकर घर के अंदर बुलाई थी वो असल में कौन है। एक शैतान जो आज किसी और इरादे से उसके घर आया था। चाय पीने के बाद उस शख्स ने मौका पाकर किचन में रखी अदरक कूटने के मसूले से श्वेता के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। श्वेता चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त घर पर श्वेता के अलावा कोई नहीं था। कमरे के अंदर उसका 21 महीने का बेटा श्रेयम लेटा हुआ था और हमला इतना अचानक हुआ कि श्वेता को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद करीब शाम 7 बजे रोज की तरह घर में काम करने वाली नौकरानी पूजा रोहित तिवारी के फ्लैट पर काम करने पहुंची। जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो मालकिन श्वेता तिवारी ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही अंदर से कोई आवाज़ सुनाई दी। फिर जब पूजा ने दरवाज़ा खोला तो थोड़ा अंदर धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और जैसे ही नौकरानी पूजा कमरे में गई तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि कमरे के अंदर बेड पर श्वेता तिवारी की लाश पड़ी थी। और पूजा ये देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर खून। वह चिल्लाते हुए बाहर आई और पड़ोस के फ्लैट में रहने वाले लोगों को इस घटना की जानकारी दी। अचानक इस हत्या की खबर से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी बीच किसी ने प्रतापनगर थाने को सूचना दे दी। पॉश सोसाइटी के फ्लैट में हत्या की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ये खबर वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। पूछताछ में पता चला कि दरअसल जिस फ्लैट में रोहित तिवारी किराए पर रहता है और रोहित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सीनियर मैनेजर है और उसकी ड्यूटी जयपुर एयरपोर्ट पर थी, उसकी पत्नी श्वेता तिवारी की हत्या कर दी गई है। क्योंकि मामला ये हत्या का था और काफ़ी हाई प्रोफाइल भी था, इसीलिए यह जानकारी मिलते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीआईजी सुभाष बघेल, ईसीपी डॉक्टर अवधेश सिंह समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया था, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर पुलिस तैनात कर दी गई। जब रोहित तिवारी को पत्नी श्वेता की हत्या की सूचना मिली तो कुछ देर में ही रोहित भी अपने फ्लैट पर पहुंच गया। रोहित ने फ्लैट के अंदर देखने के बाद पुलिस अधिकारियों को बताया कि बिस्तर पर पड़ा शव उसकी पत्नी श्वेता तिवारी के अलावा उसके 21 महीने का बेटा है। मासूम बेटा श्रेयम कहाँ है, उसकी कोई जानकारी ही नहीं है। रोहित ने पुलिस को बताया कि ऐसा लगता है कि हत्यारों ने श्वेता की हत्या करने के बाद मेरे बेटे श्रेयम का अपहरण कर लिया है। और रोहित की ये बात सुनकर पुलिस अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि अभी तक ये मामला सुलझा नहीं था। मामला श्वेता की हत्या का था, लेकिन जब अचानक श्रेयम के अपहरण की बात सामने आई तो पुलिस अधिकारियों ने हत्या और अपहरण के इस मामले को गंभीरता से लिया और घटना स्थल और कमरे के अंदर बिस्तर पर पड़ी श्वेता की लाश को बारीकी से जांचना शुरू किया। 32 वर्षीय श्वेता तिवारी का शव पड़ा हुआ था। उसके सिर से खून बह रहा था और गला भी खुला पड़ा था। बिस्तर पर खून से सना चाकू भी पड़ा था और कमरे में रखी मेज पर बिस्तर के नीचे अदरक कूटने वाली लोहे की मूसली भी पड़ी थी। 2 कप चाय भी रखी थी, जिसमें कुछ चाय बची हुई थी। लेकिन घटना स्थल से श्वेता का मोबाइल फोन और उसका बेटा श्रेयम गायब था। घटना स्थल की जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि श्वेता का हत्यारा उसका कोई करीबी ही रहा होगा और उसके आते ही श्वेता ने दरवाज़ा खोला होगा, फिर उसे कमरे में बिठाया होगा और चाय दी होगी और इसी बीच हत्यारे ने उसके सिर पर अदरक कूटने वाली मूसली से वार किया होगा और उसे बिस्तर पर गिरा दिया और फिर चाकू से उसका गला रेत दिया, जिसके बाद उसने श्रेयम की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू व मूसली को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर दीवारों, फर्श और बिस्तर से फिंगरप्रिंट एकत्र किए।
घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और मीडिया कर्मी भी पहुंचे। सुबह जब रोहित अपने घर से निकला, लेकिन जब वापस लौटा तो उसका घर अपराध स्थल बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और उसका 21 महीने का बेटा श्रेयम लापता था। लेकिन जब डॉग स्क्वाड टीम ने सुराग तलाशा और उसे छोड़ा गया तो खोजी कुत्ता घटनास्थल को सूंघकर भौंकता हुआ बाहर आया और रोहित की कार के आसपास चक्कर लगाने लगा। कुछ देर तक वह रोहित के आसपास भी मंडराता रहा और इस वजह से पुलिस को रोहित पर शक होने लगा। लेकिन रोहित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक श्वेता तिवारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया। रोहित का मायका उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के सर्वोदय नगर में था और ससुराल दिल्ली के गांधीनगर में। रोहित ने फोन कर अपने माता पिता और ससुराल वालों को श्वेता की हत्या और मासूम श्रेयम के अपहरण की जानकारी दी। अपनी बेटी की हत्या की खबर सुनने के बाद श्वेता के पिता सुरेश कुमार और उनकी पत्नी माधुरी डर गए और उनके परिवार में अफरा तफरी मच गई। श्वेता के पिता सुरेश कुमार अपनी पत्नी, बेटे शुभम और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए और उस वक्त तक टीवी चैनलों पर भी श्वेता की हत्या की खबर चल गई थी, जिसके कारण श्वेता के पिता सुरेश कुमार को रास्ते में मोबाइल फोन से हत्या की जानकारी मिलती रही। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने हत्या और अपहरण के इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और उन्होंने 21 महीने के श्रेयम का पता लगाने के लिए 6 पुलिस स्टेशनों को सूचना भेजी। 3 सीओ और सैकड़ों पुलिसकर्मी को लगाया गया, यानी कि डीएसपी राहुल जैन और एएसपी डॉक्टर सतीश कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल श्रेयम की तलाश में जुट गया। पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर करीब 150 लोगों से पूछताछ की और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। संदिग्धों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी जानकारी ऐसी हासिल नहीं हो पाई। फिर भी श्रेयम का कोई सुराग नहीं मिला और न ही श्वेता के हत्यारों का पता चला। पुलिस रात भर तिवारी के फ्लैट पर ही तलाश में जुटी रही। यहाँ एक पॉश सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में हुआ था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में कुछ ही जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे और उनमें से कुछ ही चालू थे। पुलिस ने जब उस इलाके के 2 किलोमीटर के दायरे में लगे हर सीसीटीवी फुटेज ली तो इस दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में कातिल नजर आया, लेकिन उस फुटेज में कातिल का चेहरा नजर नहीं आया क्योंकि उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। हालांकि फुटेज में उसके जूते जरूर नजर आ रहे थे। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जब वो ऐसा कर रहे थे तभी रोहित के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है कि अगर आप अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। यानी श्रेयम का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती में 30 लाख रुपए मांगे गए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये मैसेज श्वेता के मोबाइल नंबर से ही भेजा गया था और जिसके बाद रोहित ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद रोहित ने उसी नंबर पर दोबारा कॉल की और किडनैपर से कहा कि वह फिरौती की रकम देने को तैयार है, लेकिन वो पहले श्रेयम का चेहरा दिखाए। लेकिन फोन करने वाले ने अपना चेहरा नहीं दिखाया और फोन काट दिया। सुबह श्वेता के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी रोहित के फ्लैट पर पहुंच गए। श्वेता के पिता सुरेश कुमार मिश्रा और मां माधुरी मिश्रा ने एसपी डॉक्टर सतीश कुमार को बताया कि उनकी बेटी की हत्या उनके दामाद रोहित ने ही की है, क्योंकि 5 जनवरी को रोहित और श्वेता के बीच मोबाइल रिचार्ज न करने को लेकर झगड़ा हुआ था। श्वेता की पिटाई के बाद रोहित ने अपने ससुर सुरेश कुमार मिश्रा को फोन किया और रोहित ने गुस्से में कहा था कि पापा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए आप हमसे ले लीजिए, लेकिन श्वेता को यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। सुरेश कुमार ने बताया कि इस पर उन्होंने रोहित को समझाने की कोशिश की। जब उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद सुरेश कुमार ने अपनी बेटी श्वेता को बुलाया और उसे समझाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि रोहित सच में श्वेता की हत्या कर देगा। और फिर जिस तरह से रोहित बार बार अपनी बेगुनाही का दावा कर रहा था,
वह गवाही दे रहा था और हत्या के वक्त अपने दफ्तर में मौजूद होने की बात बता रहा था, जिससे पुलिस का शक रोहित पर बढ़ता जा रहा था। इसके बाद जनवरी 2020 को दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को पता चला कि रोहित के फ्लैट के पीछे झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा है। शव कपड़े में लपेटा हुआ था और शव की हालत से पता चल रहा था कि श्रेयम की भी श्वेता की तरह बेरहमी से हत्या की गई है। इसके बाद जब रोहित पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा तो उन्हें उनका बेटा मिला। शव देखते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, यानी जिस शख्स को ढूंढने में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए, वह शव उसके घर की पीछे झाड़ियों में पड़ा था। श्रेयम का शव देख सुरेश कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी माधुरी मिश्रा भी रोने लगी। उनके बेटे शुभम ने उनका ढाढ़स बंधाया। श्रेयम की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीएसपी राहुल जैन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से कहा कि मां के बाद बेटे की हत्या दिल दहला देने वाली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वे ऐसे क्रूर हत्यारे को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने श्रेयम के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भेज दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने श्वेता और उसके मासूम बेटे श्रेयम के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव श्वेता के माता पिता को सौंप दिए गए, बजाय उसके पति रोहित के। सुरेश कुमार मिश्रा दोनों शवों को लेकर अपने घर सर्वोदय नगर गए और वहां भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार का दृश्य दिल दहला देने वाला था। उधर जयपुर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। श्वेता के पति रोहित तिवारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था और उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। इसके बाद पुलिस उन्हें एयरपोर्ट ले गई, जहां रोहित ड्यूटी पर थे, और घटना वाले दिन यानी कि 7 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि उस दिन रोहित तिवारी सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे और पत्नी की हत्या की जानकारी मिलने के बाद ही वो एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकले। सीसीटीवी फुटेज से ये भी पता चला कि घटना के वक्त रोहित किसी मीटिंग में मौजूद था और उसके मोबाइल की लोकेशन भी पता चली कि वो पूरे दिन एयरपोर्ट पर ही था, यानी कि सारे सबूत रोहित के पक्ष में थे, जिसके कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। लेकिन उदयपुर पुलिस को यकीन था कि इस दोहरे हत्याकांड में रोहित का हाथ जरूर है। लेकिन जब पुलिस ने रोहित के साथ सख्ती की तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए रोहित ने 9 जनवरी को अपने वकील दीपक चौहान के माध्यम से जयपुर की निचली अदालत में एक पत्र दिया, जिसमें पुलिस पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया। इस मामले में कोर्ट ने 10 जनवरी तक थाना प्रभारी को सारी रिपोर्ट देने की अर्जी दी। रोहित को इस केस से जुड़े सभी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। रोहित की इस हरकत से पुलिस हैरान रह गई और इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल फोन को ट्रेस किया जिससे श्रेयम का अपहरण का मैसेज आया था। फोन की जांच शुरू हुई और पता चला कि श्वेता अपने मोबाइल फोन पर एक पैटर्न लॉक लगाती थी, जिसे कोई और नहीं खोल सकता था, और इसका मतलब था कि हत्यारे ने श्वेता का सिम हटाकर किसी और मोबाइल फोन में डाल लिया है। लेकिन रोहित ने इसे खोलने में सक्षम नहीं था। मैसेज भेजते समय उस मोबाइल फोन की लोकेशन जयपुर के सांगानेर में मिली। इसके बाद उस फोन के EMI नंबर की मदद से पुलिस उस दुकानदार तक पहुंच गई जहां से फोन खरीदा गया था, लेकिन वहां से मोबाइल खरीदने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने फोन का EMI नंबर ट्रेस किया और मैसेज भेजने वाले के घर तक पहुंच गई। पुलिस ने उस घर के सामने वही जूते देखे जो सीसीटीवी में दिख रहे थे। शख्स ने घटना वाले दिन जो पहने हुए थे, और इससे ये बात तो साफ हो गई कि पुलिस की जांच बिल्कुल सही जगह जा रही है। इस घर से पुलिस ने सौरभ चौधरी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया। वह रोहित के दोस्त का हरी सिंह का साला था। पुलिस ने सौरभ चौधरी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई। श्वेता और श्रेयम के कातिल पकड़े जाने की खबर हर तरफ फैल गई थी। इसके बाद पुलिस ने सौरभ चौधरी और रोहित को आमने सामने खड़ा किया और रोहित ने उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार ठहराया और सख्त कार्रवाई की मांग की।
लेकिन अपने सिर पर आरोप लगते देख सौरभ भी परेशान हो गया और उसने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अपनी पत्नी और बेटे की मौत के गम में डूबे होने का नाटक कर रहे रोहित ने ये बात अपनी पत्नी श्वेता और बेटे को बताई। श्रेयम की हत्या की पूरी कहानी लिखी गई। इसके बाद जब पुलिस ने रोहित से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि रोहित और श्वेता के बीच रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, बल्कि श्वेता को पता चलने के समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता गया क्योंकि रोहित का किसी और लड़की से अफेयर था, जो कि पढ़ाई के दौरान रोहित के कॉलेज में ही पढ़ती थी। रोहित किसी भी कीमत पर श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था और उसने इसका जिक्र अपने करीबी दोस्त हरी सिंह से किया था। रोहित की मुलाकात हरी सिंह से हुई। उदयपुर में अपनी पोस्टिंग के दौरान हरी सिंह रोहित के दोस्त, मार्गदर्शक और दार्शनिक थे, जिनके साथ उन्होंने सब कुछ साझा किया। हरी सिंह ने रोहित को अपने जीजा सौरभ से मिलवाया और हरी सिंह ने कहा कि इस योजना में केवल सौरभ ही उसकी मदद कर सकता है। शायद रोहित की पोस्टिंग जयपुर में थी और सौरभ भी पास के ही सांगानेर में रहता था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर वहीं से उनके बीच एक भयानक समझौता हुआ, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। दोनों ने फैसला किया था कि दोनों एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे, यानी कि इस पत्नी की हत्या के बाद जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो रोहित बदले में सौरभ की गर्भवती पत्नी की हत्या कर देगा। रोहित और सौरभ दोनों के परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था, इसलिए दोनों के बीच मनमुटाव भी नहीं था। बहुत करीबी रिश्ते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन दोनों की पत्नियों को अपने पतियों की इस खौफनाक योजना के बारे में कोई भनक भी नहीं थी। पुलिस ने पाया कि 22 दिसंबर को रोहित ने अपने फोन पर एक अखबार का लेख का स्क्रीनशॉट भी लिया था, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। यानी कि रोहित ने 22 दिसंबर से ही इस हत्या की योजना का अंजाम देने का मन बना लिया था। और फिर 10 दिन बाद यानी कि 3 जनवरी को रोहित और सौरभ की मुलाकात एक होटल में हुई। वहां उन्होंने पूरा प्लान बनाया और इस काम के लिए रोहित ने 10,000 रुपये सौरभ को एडवांस भी दिए। योजना के तहत सौरभ ने श्वेता और श्रेयम दोनों की हत्या करनी थी और श्रेयम के शव को नष्ट करना था। यही प्लान बनाया गया था। पुलिस कभी ना मिले। फिर श्वेता को फोन से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग में एंगल में उलझाना भी था। घटना वाले दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर कीमत पर ऑफिस में दिखे और इसी बात को साबित करने के लिए उसके पास हर तरह के सबूत मौजूद थे। इसलिए रोहित ने जानबूझकर उस दिन कई बैठकें की और इसी प्लानिंग के भरोसे उसने अपने बचाव में पुलिस से बार-बार उसकी लोकेशन चेक करने के लिए भी कहा। अब ये सवाल आता है कि आखिर सौरभ ने श्रेयम के शव को पूरी तरह से ठिकाने क्यों नहीं लगाया। दरअसल कातिल जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर योजना बनाता है और जब वो घटना को अंजाम देता है तो उस समय परिस्थितियां अक्सर उसकी प्लानिंग से अलग हो जाती हैं, और यही सौरभ के साथ भी हुआ। जब सौरभ श्रेयम के शव को दफनाने के लिए निकला तो उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, और इस वजह से उसने श्रेयम के शव को अपार्टमेंट के पीछे ही गाड़ी में रख दिया। उसने सोचा था कि वह रात के अंधेरे में आएगा और शव को कहीं दफना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इससे पहले ही पुलिस बल हर जगह पहुंच चुकी थी और तलाशी शुरू हो गई थी। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो कौन सी वजह थी जिसके चलते एक पिता ने अपने 21 महीने के बच्चे की भी हत्या कर दी। और जब पुलिस ने रोहित से पूछा तो उसने बताया कि वह पिछले जीवन का इतिहास पूरी तरह से मिटाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, और अगर उसने अपने बच्चे को नहीं मारा होता तो वो नई शुरुआत नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक उसका बच्चा होगा कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी और ना ही उसके साथ घर बसाएगी। लेकिन इस मामले की वजह इतनी ज़्यादा चौंकाने वाली थी कि इस मामले ने जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने की पूरी कोशिश की और सिर्फ 3 दिन में पुलिस अधिकारियों ने इस केस को सॉल्व कर दिया था। अगर वो बच्चा होता तो आज 6 साल का होता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसे ऐसा पिता मिला जो किसी जानवर से कम नहीं था।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भी ऐसी घटनाओं से सतर्क हो सके। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं।